नमस्कार, वेलकम टू वेदांत कंपटीशन क्लासेस। मित्रों, आज की क्लास कंप्यूटर की क्लास है और इस क्लास के माध्यम से हम उन सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। चाहे वो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, लेखपाल का हो या किसी भी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले वह प्रश्न जो सीधे सीधे कंप्यूटर से आते हैं। आज की क्लास में आप बेहतर समझ पाएंगे कि प्रश्नों का स्तर क्या रहता है और आपकी जानकारी किस स्तर तक अपडेट हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्लास को। और जैसा कि हमारे छत्रपाल सर ने आपको बताया कि सारी क्लासेस फ्री रहने वाली हैं। ये संस्था एक एनजीओ की तरीके काम करेगी और कोशिश की जाएगी भविष्य में आपको उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले हर एक एग्जाम की तैयारी निशुल्क कराई जाए और बेहतर कंटेंट के साथ कराई जाए। तो इसी के साथ ये क्लास शुरू करेंगे और मैं ये बता दूं कि ये जो पहली क्लास है, थोड़ा सा एक जीरो नॉलेज जिनके पास है उनको एक बेहतर आइडिया देगी कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर के शब्द में ही एक दूसरा शब्द छुपा हुआ है, कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, यानी कंप्यूटर मुख्यतः क्या काम करेगा? गणना करने का। जब हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम जानते हैं कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, जिसका काम होता है कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो उनको परफॉर्म करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है स्लाइड में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संसाधित करना, क्या काम करेगा? डेटा को संसाधित करने का काम करेगा। और किस तरीके से करेगा ये समझिए। डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, संग्रहित करेगा, स्टोर करेगा डेटा को, और उसको एनालिसिस भी करेगा, एनालाइज भी करेगा। यानी कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। उस आउटपुट के दौरान उस आउटपुट को चाहे तो हम सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में। और क्या है कंप्यूटर का काम? यह संख्याओं को, टेक्स्ट को, छवियों को और वीडियो के रूप में जानकारी को प्रोसेस करने का काम करता है। हम जानते हैं आपके पास मोबाइल होंगे, मोबाइल में आपके पास वीडियो भी होंगी, टेक्स्ट फाइल भी होंगी, इमेजेस भी होंगी, ऑडियो फाइल भी होंगी। उन सबको प्रोसेस करने का काम, उनको प्ले करने का काम, उनको एडिट करने का काम कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। उसके बाद अगर शब्द की बात करें तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है? मैंने बताया कि कंप्यूटर में एक शब्द है कंप्यूट, और कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, और यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यह केवल उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से उसके अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि इसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। देखिए, जब से हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, हम एक चीज समझते आए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक निर्जीव डिवाइस के निर्जीव व्यक्ति के तौर पे उसको हम मानते आए हैं कि इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि अल्बानिया जैसे देशों ने, और भी कई देश हैं जिन्होंने रोबोट को, रोबोट भी एक कंप्यूटर ही है, हाइब्रिड कंप्यूटर, और जिसको उन्होंने मंत्री का दर्जा दिया। ऐसे कई विभाग हैं जहां पर डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने का काम भी कंप्यूटर के हाथ में ही है। तो धीरे धीरे जैसा कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, आने वाले समय में ये लाइन कंप्यूटर के इतिहास से हटा दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर सोचने और समझने की क्षमता का विकास कर रहा है। और उसमें ये नहीं कि अपने मन से कर रहा है, हम उसको ऐसा बना रहे हैं कि वो सोचे समझे और जो सही डिसीजन है वो हमको दे सके। इसका लाइव या रियल एग्जांपल आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या ग्रोक के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें आप ऑडियो के तरीके से उससे बातचीत कीजिए ऑडियो में, या आप उस पर चैटिंग कीजिए, वो आपको आपके अनुसार सोच समझ करके एक सही आंसर देने का प्रयास करता है, ना कि हम कह सकते हैं कि हर बार
सही आंसर देता है। फिर तो ये पॉइंट अभी के लिए, अभी के एग्जाम में आप इसको जरूर याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे, आगे चल करके ये धारणा चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो देखिए, कंप्यूटर हो या इंसान, कंप्यूटर को इंसान की तर्ज पे ही बनाया गया है। कैसे? जैसे कि जब हमें कोई बुलाता है या हमसे कोई काम कहता है तो सबसे पहले वो कुछ कहेगा या कोई प्रतिक्रिया देगा, इशारों के माध्यम से देगा, चिट्ठी में लिख करके देगा या आवाज के माध्यम से देगा। हम उसको सुनेंगे और हमारा दिमाग सोचेगा उस पर कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और जब दिमाग सोच लेगा तब हम अपने जो उपकरण है, यानी अपने हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, मुख के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, जैसा उसका इनपुट होगा वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे, यानी कि वैसा ही हम आउटपुट देंगे। और वो सारी मेमोरी जो अभी तक चल रही थी, जो चीजें चल रही थी, वो सारी माइंड में स्टोर होती रहेंगी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर को क्या दिया जाएगा? इनपुट दिया जाएगा। अब देखिए, कई बार कंफ्यूजन होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो आगे अभी स्लाइड में इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप कभी भी जीवन में इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर करना नहीं भूलेंगे। खैर, यहाँ पे सिर्फ देखते हैं, हमने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया या माउस के माध्यम से इनपुट दिया, और ये क्या है? उपयोगकर्ता से डेटा लेगा। यानी इस समय जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जैसे कि मैं या आप, उसको टच करके या माउस के माध्यम से आप डेटा देते हैं। डेटा को वो क्या करेगा? स्टोरेज, रैम में डेटा स्टोर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और डेटा स्टोर होने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो है प्रोसेसिंग का। एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर से कहा कि 2+2, यानी कीबोर्ड में 3 बटन मैंने प्रेस की, 2+2 एक कैलकुलेटर में, तो वहां यहां पे डेटा क्या होगा? 2 का बाइनरी कोड, प्लस का बाइनरी कोड और 0 का बाइनरी कोड कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, जिसे रैम कहते हैं, वहां पे स्टोर होगा। और फिर हमारा कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके क्या लेकर के आएगा? आउटपुट। और आउटपुट हमें डिस्प्ले के रूप में या ऑडियो के रूप में, जैसा भी हम चाहते हैं, जैसा भी हमने उससे करने के लिए कहा है, वैसा हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपयोगकर्ता सबसे पहले क्या है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता से डेटा लेगा, डेटा को मेमोरी या हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा, फिर डेटा को अपनी मशीन भाषा में प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। एक चीज जो कंप्यूटर में कभी चेंज नहीं होने वाली, कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता तो विकसित हो सकती है, जैसा कि प्रयास चल रहा है। जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी तो शायद ये प्रयास 7वें आसमान पे होगा। लेकिन कंप्यूटर में एक चीज जो चेंज नहीं होने वाली है वो है कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा में काम करता है, 0 और 1 में। और कंप्यूटर अपनी भाषा में उस प्रोग्राम को, उस डेटा को चेंज करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देगा, और आउटपुट हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के 2 हिस्से होते हैं और यहाँ पे दोनों हिस्सों की चर्चा करनी है। कौन से? एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। चित्र में ही आप देखिए किस तरीके से दिखाया गया है। ये रहा आपका हार्डवेयर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी मेमोरी दी गई है, यहाँ आपके फैन के साथ ये कोई कार्ड है, ग्राफिक कार्ड हो सकता है, नेटवर्क कार्ड हो सकता है, और ये आपकी मदरबोर्ड है जहाँ ये सब इससे कनेक्टेड है। इन भागों को हम छू सकते हैं, कायदे से देख सकते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, मनुष्य की बॉडी से अगर बात करें, उस कंपैरिजन करें, तो जो हमारा शरीर है जिसको हम छू सकते हैं, ये है हार्डवेयर। लेकिन हमारे अंदर जो मन है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वो है सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से उसका दिमाग या उसकी स्मृति चली जाए तो फिर वो व्यक्ति किसी काम का भी नहीं। कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलशाली हो, वो ना तो अपने बल का प्रयोग कर पाएगा और ना ही अपनी किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रयोग
कर सकता है अगर स्मृति चली जाए। तो यहाँ पर ये हार्डवेयर है और दूसरा आपको सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे मनुष्य में शरीर उसका हार्डवेयर हो जाता है और आत्मा और मन उसका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रोग्राम और निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, जो हम लिखते हैं सी में, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लिख करके कंप्यूटर को बताते हैं कि किस तरीके उसे दो नंबर को जोड़ना है, किस तरीके से एडिटिंग करनी है या वेब पेज शो करना है, ये सारी चीजें हम कंप्यूटर को पहले से लिख करके देते हैं और फिर कंप्यूटर वैसे ही काम करता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। जबकि जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, चाहे वो माउस हो, चाहे वो रिमोट हो, ये सारी चीजें कहलाएंगी हार्डवेयर का पार्ट। आगे देखते हैं, कंप्यूटर से बातचीत कैसे करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करे। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये डिवाइस हमारी भाषा और कार्यों को कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा में बदलते हैं। आपने सुना होगा इंटरप्रेटर का नाम, असेंबलर का नाम। ये जो सॉफ्टवेयर हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या करते हैं, हमारे द्वारा दी गई जो लैंग्वेज है, जैसे हम कंप्यूटर को कीबोर्ड में टाइप करते हैं 1+2+3, या कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं, वो हम अपनी भाषा में टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको समझता है सिर्फ बाइनरी डिजिट में। तो वो जो काम है वो इंटरप्रेटर या असेंबलर जिस तरीके से हम उसको इनपुट दें उसको टाइप करके भेजता है। अगला पॉइंट जो सबसे जरूरी है कि इनपुट डिवाइसें बहुत प्रकार की होती हैं। हमने देखा है स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी डिवाइसेस हैं इनपुट की, उनमें हम जानते हैं माउस को और कीबोर्ड को। अक्सर आपने देखा होगा जो डाटा आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो आप कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं टाइप करके, या आप माउस का प्रयोग करके पॉइंट करते हैं स्क्रीन पर किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सबसे जरूरी इनपुट डिवाइसों के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे चलते हैं, इनपुट के अन्य साधन क्या हैं। स्कैनर है, आपने देखा होगा जो प्रिंटर होते हैं उसमें स्कैन करने का भी ऑप्शन होता है। आप डॉक्यूमेंट रखते हैं, बटन प्रेस करते हैं और स्कैन हो जाता है, फोटोकॉपी भी हो जाती है उसी के माध्यम से। वेबकैम अर्थात कैमरा, उससे भी आप जो है इनपुट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कैमरा से इनपुट कैसे देते हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वो भी क्या है, इनपुट है। उसके अलावा आप वेबकैम का उपयोग स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन बहुत ही बेहतर आजकल उपयोग किया जाने वाला एक इनपुट माध्यम है। टच के माध्यम से आजकल तो टच वाले लैपटॉप भी आ गए हैं, टच वाली वॉचेस भी आ गई हैं और टच वाले मोबाइल तो आजकल चल ही रहे हैं प्रचलन में। इसके अलावा माइक्रोफोन, जब भी आप कंप्यूटर में आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा वो टाइप नहीं करते हैं, इवन गूगल या यूट्यूब ओपन करते हैं और वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा उनसे मतलब कम्युनिकेट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये गाना या ये वीडियो चाहिए, और वो यूट्यूब जो है उसको सर्च करके दे देता है। तो ये था आपका माइक्रोफोन जो वॉइस इनपुट पे काम करेगा। इसके साथ ही बात करते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क की। देखिए, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनमें आप कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर इसको रख सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रोसेसिंग का काम होता है उसे बोलते हैं सीपीयू और इसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? यह कंप्यूटर का मुख्य अंग है जो डेटा को प्रोसेस करने और निर्देश को निष्पादित करना मतलब एग्जीक्यूट करना के लिए जिम्मेदार है। इसके दो भाग होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू का काम होता है सभी गणना और तार्किक कार्यों को निष्पादित करना, जबकि कंट्रोल यूनिट का काम है सीपीयू को निर्देश देता है कि कब और कैसे काम करना है। यानी एक क्लॉक होती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो कब कब एग्जीक्यूट होंगी, डेटा कहाँ से लिया जाएगा और डेटा कब रिलीज किया जाएगा। तो ये सारे काम आपके सीपीयू के हैं जो दो पार्ट में कंट्रोल होते हैं, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से और दूसरा कंट्रोल यूनिट से। ये आप देख सकते हैं एक प्रोसेसर का एक चित्र विजुअल तरीके से दिया गया है, कुछ इसी तरीके से प्रोसेसर दिखता है। अब कंप्यूटर की याददाश्त की बात करें तो आपने बहुत पढ़ा होगा कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी एक ऐसी मेमोरी जिसका डेटा विद्युत सप्लाई बंद होने पर चला जाता है और एक ऐसी मेमोरी जिसमें लगातार डेटा स्टोर्ड रहता है। तो आइए समझते हैं इसको। पहली बात की गई है रैम की। अब देखिए रैम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या काम करती है? ये कंप्यूटर में होने वाली समस्त प्रोसेस का डेटा अपने पर स्टोर करती है और स्टोर करने के बाद उसको धीरे धीरे सीपीयू को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर को भेजती रहती है। इसीलिए कहते हैं जब कंप्यूटर पे बहुत सारा काम करना हो या मोबाइल पे बहुत सारा काम करना हो, उसकी गति बढ़ानी हो तो उसकी रैम बढ़ाई जाती है। तो क्या करती है? तेज अस्थायी मेमोरी जो वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए उपयोगी होती है। अस्थायी मेमोरी है यानी परमानेंट, इसमें कोई भी डेटा स्टोर्ड नहीं होता, सिर्फ वही डेटा स्टोर्ड होता है जिस पर कि काम करना होता है, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है वह डेटा पुनः जहां से आया होता है वहां पर भेज दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हार्ड डिस्क में डेटा कई सालों तक सुरक्षित किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो किस क्वालिटी की है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर आप हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे आपके यूटिलिटी हो, उनको भी आप कहाँ रखेंगे? हार्ड डिस्क में रखेंगे। इसके अलावा आप जो फाइल रखना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स की जो भी फाइल है, वो सारी फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, रैम की बात करते हैं। देखिए रैम का फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हिंदी में कह सकते हैं तात्कालिक मेमोरी, रैंडम। अब ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, ये भी याद रखिएगा। ये कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, जो बहुत तेज होती है। तेज यूं कहें कि हार्ड डिस्क से तेज होती है, फ्लॉपी से तेज होती है, या जो और डिवाइसेस हैं स्टोरेज की उन सबसे तेज आपकी प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या रैम होती है। और अभी मैंने बताया कि मेमोरी दो प्रकार की, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो जो आपकी रैम है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। कैसी है? वोलाटाइल मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संग्रहित सारा डेटा साफ हो जाता है, मतलब हट जाता है, मेमोरी में स्टोर्ड होता है। और जितनी देर तक पावर ऑन रहता है, इसके अलावा जितनी सिस्टम को जरूरत होती है यानी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है डेटा की, सिर्फ उतना डेटा आपकी रैम पे स्टोर्ड होता है, उसके अलावा नहीं होता वहां पे। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है ताकि सीपीयू उस तक जल्दी पहुंच कर सके। आगे देखते हैं। अब अगली बात की जा रही है आपकी हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क क्या है ये भी समझिए। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। इसके साथ इसमें आप सभी प्रकार की फाइलें, फोल्डर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर रख सकते हैं। बिजली बंद होने पर यानी विद्युत की सप्लाई बंद होने पर भी इसमें डेटा आपका स्थायी रूप से संग्रहित स्टोर्ड रहता है। डेटा एक गोल स्पिनिंग प्लेट पर चुंबकीय रूप से संग्रहित किया जाता है। अब देखिए ये जो टर्म यहाँ पर यूज किया गया है, ये याद रखिएगा सिर्फ हार्ड डिस्क के लिए यूज हुआ है। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके लिए बात हो रही है। आप देखते होंगे मैग्नेटिक डिस्क को भी आपने देखा, मैग्नेटिक टेप को भी देखा, उसके अलावा आप फ्लॉपी डिस्क को भी देखते हैं।
तो वहां भी डेटा को कई तरीके से स्टोर किया जाता है। आपने सीडी को भी देखा, डीवीडी को भी देखा, ब्लूरे को भी देखा। ये सारी डिवाइसेस डेटा को स्टोर करने की हैं और सब में अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये थी आपकी हार्ड डिस्क। चित्र में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर ये होते हेड जो रीड और राइट करने का काम करते हैं, और ये पूरी आपकी क्या है डिस्क जिसमें डेटा दोनों साइड डेटा स्टोर होता है। ये याद रखिएगा। जैसे आपने सीडी देखी या डीवीडी, उनमें सिर्फ सिंगल साइड डेटा स्टोर होता है, जबकि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें भी ऐसी ही डिस्क, यहाँ देखिए ऐसी ही डिस्क लगी होती है, लेकिन रीड और राइट हेड के माध्यम से दोनों साइड डेटा रीड और राइट किया जा सकता है। आगे देखते हैं सबको जोड़ने वाली मदरबोर्ड। और कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग की हो, ये सारी डिवाइसें आपके कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड उससे जुड़ी होती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो चार चीजें दिख रही हैं, ये आपके रैम स्लॉट है। यहाँ पे आप रैम लगा सकते हैं। ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो पावर आ रहा है एसएमपीएस के द्वारा वो दे सकते हैं। लैन पोर्ट हो सकता है आपका, ऑडियो इनपुट आउटपुट का पोर्ट हो सकता है, यूएसबी पोर्ट हो सकता है। इसमें ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। यहाँ आपके देख सकते हैं नेटवर्क के पोर्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स के पोर्ट हो सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं पावर सप्लाई जो 24 पिन की यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। तो ये मदरबोर्ड का एक डायग्राम समझ लीजिए। अभी निराश मत होइए, मदरबोर्ड पर एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें मदरबोर्ड को बहुत बारीकी से समझने का मौका भी मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मदरबोर्ड लाइव यहाँ पर सिस्टम की खोल करके दिखाऊं, उसके एक एक सॉकेट के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें जो नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, उनका क्या काम होता है, कितने लेयर्ड होती है, किस सीरीज की मदरबोर्ड है, कहाँ पे प्रोसेसर जो है माउंट होता है, कैसे वो कूलिंग करता है, कहाँ पे कूलिंग फैन होता है, कौन कौन से पोर्ट उसमें होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। ये सारी चीजें आपकी उस क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब की जाएंगी, जिसमें हम मदरबोर्ड की एक सीरीज लेकर के आएंगे। फिलहाल तो आप सिर्फ एक ओवरव्यू समझिएगा। अभी क्या कहते हैं, मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ध्यान रखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात हो रही है, विस्तार से समझेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है। कंप्यूटर के सभी मुख्य भागों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। यह प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, अन्य सभी कंपोनेंट्स को एक साथ काम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बस होती हैं। आपने पढ़ा होगा डेटा बस, एड्रेस बस वगैरह। इसे सिस्टम की नींव फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि सारा सिस्टम इसी पर माउंट होता है। कभी आप अगर अपना मोबाइल फोन ओपन करेंगे तो देखेंगे एक बहुत छोटी सी मदरबोर्ड लगी होती है, मदरबोर्ड ही कहेंगे उसे, और सारे फोन का जो सारे कंपोनेंट हैं, चाहे कैमरा हो, चाहे माइक हो, या ऑडियो हो, स्पीकर हो, सारी चीजें जो है या बैटरी हो, वो उसी से जाके कनेक्ट होती है। वो छोटी सी बोर्ड पूरे फोन को चलाती है। आगे देखें। इसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब है परिणाम को देखना। हमने इनपुट कीबोर्ड, माउस, कैमरा के माध्यम से इनपुट दिया, प्रोसेसर ने मेमोरी की सहायता से उस पर प्रोसेस किया, काम किया, और हमको क्या दिया, रिजल्ट। अब उस रिजल्ट को हम कैसे देख सकते हैं, तो देखिए सबसे जो फेमस डिवाइस है आउटपुट की वो है आपका मॉनिटर। याद रखिए ये कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को स्क्रीन पे दिखाता है कि ये चीज आपने की है। उसके अलावा दूसरी जो डिवाइस है वो है आपकी प्रिंटर। आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। आपने जो काम कंप्यूटर को दिया था वो उसने किया या नहीं किया, या क्या क्या किया है, दस्तावेजों और चित्रों को कागज पर छापने का काम करेगा। और तीसरा जो आउटपुट है आप किस पे ले सकते हैं, स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर भी क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीन चीजें हो गई, याद रखिएगा। अगली बात करें कंप्यूटर
या मशीन की आत्मा, जिसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। देखिए ये पूरी सीरीज हिंदी में है और इसलिए आपको ये शब्द थोड़े से अजीब लगेंगे, जैसे आत्मा शब्द आ गया। अब आप हंस रहे होंगे कि आत्मा, कंप्यूटर की भी आत्मा होती है। तो एक टर्म है सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है आत्मा का यहाँ पर। मतलब ये है कि जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा काम करती है, वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम करते हैं। यदि मनुष्य के शरीर में आत्मा ना हो तो वो बिल्कुल बेकार है, उसकी कितनी भी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो। एडिसन के ही शरीर में जब तक आत्मा थी, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मतलब प्रेजेंट टाइम। आत्मा चली गई, शरीर बचा, क्या करोगे उसका। खैर, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उसे विभिन्न कार्य करने का निर्देश देता है। यानी कंप्यूटर को निर्देश देगा कौन? सॉफ्टवेयर देगा कि क्या करना है, कैसे करना है। यह बताएगा कि डेटा एंट्री, टेक्स्ट एडिटिंग या गेमिंग जैसे कार्य कंप्यूटर को कैसे करने हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और गेम हो गए, ड्राइवर हो गए या अन्य टूल हो गए जो आप कंप्यूटर पे यूज करते हैं। एक बटन दबाते हैं और सारा सिस्टम, जिससे टॉर्च ऑन हो जाती है। तो आपने टॉर्च ऑन होने के लिए सॉफ्टवेयर में एक बटन को प्रेस किया और उसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि टॉर्च ऑन हो गई, या फोटो क्लिक हो गई, या वीडियो या ऑडियो प्ले हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर का काम है। अगली बात है कि कंप्यूटर के जो अनेक रूप आपको दिखाए गए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आप भली भांति इन सारे रूपों से परिचित हैं। डेस्कटॉप जानते हैं आप, कंप्यूटर आपने देखा ही होगा। लैपटॉप अच्छी तरीके जानते हैं आप, टैबलेट भी जानते हैं। और सर्वर एक चीज नहीं जानते होंगे, या आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। सर्वर का काम होता है बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर करना, उस डेटा को प्रोसेस करना और बहुत तेजी के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना सर्वर का काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टा चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं। वहां पर बहुत सारे डेटा को आप सेकेंडों में प्रोसेस करते रहते हैं और वो सारा डेटा किसी ना किसी सर्वर पे होता है, यानी एक बड़े से कंप्यूटर पर स्टोर्ड होता है, जिसे आप बड़ी आसानी से स्क्रॉल कर पा रहे हैं। सोचिए, लाखों यूजर एक ही फोटो को, एक ही वीडियो को एक टाइम पर देखते हैं, और जब एक टाइम पर आप देख रहे हैं तो सोचिए कि वो डेटा जिस सिस्टम पे होगा, वो सिस्टम कितना फास्ट होगा, उसकी रैम कितनी होगी, उसका प्रोसेसर कितना होगा और कितनी लाइट कंज्यूम कर रहा होगा। खैर, तो इनकी अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन है। जैसे डेस्कटॉप आप एक जगह रख सकते हैं, वो पोर्टेबल नहीं है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते बार बार कि आज यहाँ सेटअप लगाया, कल वहां लगा दिया, परसों वहां लगा दिया। जबकि आप लैपटॉप को यही कर सकते हैं, पोर्टेबल है, बैटरी होती है इसमें, आप आसानी से बैग में रखिए और चलते बनिए। टैबलेट लैपटॉप से भी बेहतर चीज है, भारी भरकम नहीं होती है, सिर्फ टच स्क्रीन आपको मिलेगी, आसानी से आप काम कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, ड्राइंग का काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट के लिए, पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा कंप्यूटर है, वो मोबाइल तो कतई नहीं है, वो है आपका टैबलेट। क्यों है? क्योंकि आजकल आप लोगों को पीडीएफ बहुत चाहिए होती है, सबको पीडीएफ चाहिए। सर इस जो सेशन हुआ है इसकी पीडीएफ दे दो, इतिहास की, भूगोल की पीडीएफ। पीडीएफ ले तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जब आप मोबाइल उठाते हैं तो उस छोटी स्क्रीन में ज़्यादा देर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि छोटा छोटा उस पर दिखाई देता है। अगर वहीं आपके पास टैबलेट हो, बड़ी सी स्क्रीन हो, बहुत आसानी से आप उसको कैरी कर पाएँ, आप सोने जा रहे हैं, बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, आसानी से टैबलेट में कोई भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो फोकस किस पे करना है? टैबलेट पे, फोन पे नहीं। फोन होना चाहिए बस, कॉल हो जाए, बात खत्म। खैर, सर्वर आप जान ही गए। अब हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या यूज है, पढ़ते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हम एक डिजिटल वॉच से लेकर के मोबाइल भी यूज करते हैं, घर में टीवी भी यूज करते हैं, गेम भी खेलते हैं। तो कई तरीके हैं जिनका यूज हम कर पाते हैं। गेम खेलते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्में देखते हैं। विज्ञान और तकनीकी की बात करें तो डेटा साइंस में बहुत बड़ा इनका यूज है, रिसर्च सेक्टर में। कार्यालय देखें तो चाहे जीएसटी की बात करें या किसी भी संस्था में अकाउंट की बात करें, चाहे बैंकिंग की, सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंकिंग। वहां पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात हो,
या फिर वहाँ पर फाइलों का प्रबंधन हो, बहुत बेहतर तरीके से कंप्यूटर से काम हो जाता है। शिक्षा की बात करें तो बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप विशेष तौर पर जानते हैं कि आप कंप्यूटर का, मोबाइल का, टैबलेट का, लैपटॉप का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे यूज कर रहे हैं। इसके बाद संचार की बात करें तो आप ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, ये आपका संचार के लिए। अब कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1937 में कोनराड जीस ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या दिया, Z1। इसके बाद 1945 में युद्ध के लिए इनिएक कंप्यूटर बनाया गया। ये बात याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और कहते हैं नेसेसिटी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन, सॉरी मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत पड़ी और कंप्यूटर बना दिया गया। फिर व्यवसायिक के तौर पर 1951 में यूनिवैक नाम का पहला कंप्यूटर बनाया गया। सारे अमेरिका काम कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। 1971 में इंटेल ने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया। और देखिए अच्छी बात यह है कि 1971 में इंटेल ने, जो अमेरिका की एक कंपनी है, उसने अपना पहला प्रोसेसर बनाया था माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन भारत ने अभी 1 महीने पहले अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। देखिए कितने सालों का अंतर होने के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो आपके करंट अफेयर के प्रश्न में ये 100% कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाएगा कि अभी हाल ही में भारत ने अपना कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया। और अगर डीप पूछेंगे तो ये भी पूछ लेंगे कि किस संस्था ने बनाया और कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा। इसके बाद 1981 में आईबीएम ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, आईबीएम पीसी के नाम से। तो ये था कंप्यूटर का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास। अब देखिए आपने अभी तक जो सीखा इन 2-4 स्लाइडों में, उसमें ये सीखा कि कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग से बनता है। ठीक है, इसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी, ये 4 मुख्य चीजें होती है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कंप्यूटर का विकास कैसे होता है। तो देखिए जब कंप्यूटर शुरू में आया, मैंने बताया अभी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंप्यूटर बनाया गया, तो उस टाइम जो कंप्यूटर बनाए जा रहे थे बड़े पैमाने पर, वो कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। बहुत बड़े बड़े हॉल जैसे क्षेत्रफल में उनको इस्टेब्लिश किया जाता था, बहुत सारी वायर होती थी, बहुत सारे इक्विपमेंट, और इन सब के साथ एक चीज थी, हीटिंग की प्रॉब्लम। इतनी पावर कंज्यूम कर रहे थे कि हीटिंग होती थी। तो वहां पर उनकी हीटिंग के लिए एयर कंडीशनर रूम भी बनाए जा रहे थे। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की अभी 5 पीढ़ियां हो चुकी है, 6वीं पीढ़ी क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ बहुत जल्द आने वाली है। तो एक एक पीढ़ी को पढ़ेंगे। देखिए लिखा भी है, जितने कमरे जितने बड़े दिमाग से लेकर आपकी जेब में मौजूद बुद्धि तक का सफर कंप्यूटर ने तय किया है। आपकी जेब में मोबाइल जो पड़ा है वो कंप्यूटर है। और सोचिए जब पहले कंप्यूटर आया था तो आपका जितना बड़ा घर है इससे भी बड़े क्षेत्रफल में कंप्यूटर हुआ करते थे। और वो कंप्यूटर ऐसे ही काम करते थे कि आज आपने दिया 2 + 4 + 6 कितना होगा, तो कुछ घंटों बाद रिजल्ट आ रहा है। और जबकि अभी जो आपके पास कंप्यूटर है बड़े फास्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। एआई के थ्रू आप देख ही रहे हैं आपने क्या कर रखा है। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां एक तकनीकी क्रांति है। आपने पढ़ा 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई, लेकिन कंप्यूटर की क्रांति कैसे शुरू होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से 63, तीसरी 64 से 71, चौथी 71 से 85 और पांचवी 1985 से अब तक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लेता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस सन में थी, या किस क्रम में, किस सन में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का विकास हुआ, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा, चित्र भी ये याद रखिएगा, ये जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये डायग्राम दिए गए हैं, इनको समझिएगा और फिर हम समझते हैं अभी आगे एक स्लाइडों में कि इनका मतलब क्या होगा, क्यों वैक्यूम ट्यूब से लगा करके ULSI तक का सफर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पीढ़ियों में तय हुआ है। तो पहली पीढ़ी की बात करें जो 1940 से 1956 तक आई, महाकाय गणनाकारों का युग, नाम भी बड़ा गजब का रखा गया है, महाकाय गणनाकारों का युग। कैसा है? कोर तकनीकी क्या थी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जा रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जा रहे थे, हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। अभी आपको आगे दिखाएंगे वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है। बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। आकार क्या था इनका, इतना विशाल कि पूरे एक कमरे की जरूरत पड़ती थी एक सिंगल कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। गणना मिली सेकंड में कर लेते थे। ठीक है, भाषा केवल मशीन भाषा, जिसे प्रोग्रामिंग बेहद जटिल थी। इस समय जो कंप्यूटर थे उनको अगर आपको कोई भाषा, मतलब उनको अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई काम कराना है, तो आप आज जैसे सी लैंग्वेज यूज करते हैं या C# यूज करके उनको उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, 2 लाइनों में 2 सेकंड में काम हो जाता है। सिर्फ इतना काम करने के लिए घंटों का समय लगता था, क्योंकि उस टाइम आपको अगर कंप्यूटर को कुछ कहना है कि करो, तो आपको देना पड़ेगा 1 0 0 1 0 1, और फिर जो प्लस माइनस का कोड हो वो कोड देंगे, फिर दूसरा कोड देंगे। इस तरीके से कंप्यूटर काम करते थे, तो बड़ा जटिल था ये। समस्याएं क्या थी, अत्यधिक गर्मी पैदा करते थे, अविश्वसनीय थे। ये भी नहीं था कि आपने जो उसको कंप्यूटर को दिया है काम करने के लिए वो काम वही करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसका आपको एग्जाम्पल बताएं, आप ChatGPT से कभी बातचीत करके देखिएगा, उसको कोई डेटा दीजिएगा उस और काफी देर तक उसी में बात करते रहिए, और धीरे धीरे ChatGPT भूल जाता है कि उसको कुछ डेटा पे काम करना था, सब उल्टा सीधा देने लगता है। तो ये ChatGPT जैसे सिस्टम की बड़ी कमियां हैं। भारी मात्रा में बिजली खपत करते थे, इन्हें ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, कौन कौन से उदाहरण है, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में जो कोर, पहले तो ये समझ लीजिए कि 1956 से लेकर के 63 तक का समय था। ये बड़ी जल्दी जल्दी पीढ़ियां चेंज हो रही हैं, आप देख रहे हैं। वो 1940 से 56 तक आई थी, महज 16 सालों में पीढ़ी चेंज हो गई। अब देखिए कोर तकनीकी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब जो लगा हुआ था पहले कोर तकनीकी में, उसकी जगह आ गए आप ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर ने किसको हटा दिया, वैक्यूम ट्यूब को। परिणाम क्या हुआ, आकार में बहुत तेजी से कमी आ गई, और कमी आ गई उसके साथ गति क्या हो गई, तेज हो गई, कम गर्मी पैदा करने लगे और अधिक विश्वसनीयता आ गई। मतलब कुल मिलाकर के कहें तो पहली पीढ़ी में जो जो चीजें थी उन सब में बेहतर काम हो गया इस सेकंड वाली में। गणना माइक्रो सेकंड, पहले में क्या थी, मिली सेकंड। भाषा, अब ये असेंबली भाषा, फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी हाई लेवल भाषाओं को समझने लगे थे, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया था कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना, उसको समझना और उसको समझा पाना कि हम उससे क्या क्या कराना चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाने लगा था। ये भी समझिए, मल्टी प्रोग्रामिंग अलग चीज, सॉरी मल्टीटास्किंग अलग होती है और मल्टी प्रोग्रामिंग अलग होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपने देखा यहाँ पर असेंबली भी है, फोर्ट्रॉन भी है, कोबोल भी है, इनका यूज कर सकते थे एक साथ। बैच प्रोसेसिंग का अर्थ है बैच के माध्यम से हम उसको इनपुट देते थे और फिर उसी बैच में वो एक पर्टिकुलर बैच को ही प्रोसेस करता था, तब अब इनपुट के जो जो इनपुट देते थे उससे आउटपुट आता था। एग्जाम्पल अगर कहें तो IBM 7094, UNIVAC 1108, CDC 1604 थे। ये था आपका क्या, वैक्यूम ट्यूब। और इससे कहां पर आ गए थे हम, ट्रांजिस्टर में। देखिए छोटा सा ट्रांजिस्टर इतने बड़े वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कमी तो
आएगी ही साइज में, और पावर भी ज्यादा लेगा, ये कम पावर लेगा। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। अब तीसरी पीढ़ी में देखिए, ये 1964 से लेकर के 71 तक चली, और इसमें सबसे क्रांतिकारी चीज इस पीढ़ी में हुई है, और इस पीढ़ी में आया है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं। आज भी अगर हम जब कोई टीवी खराब हो जाती है, मोबाइल सही कराने जाते हैं, तो जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि इसकी आईसी खराब हो गई है, चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या है। यहां पर जो कोर तकनीकी थी, पहले क्या थी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में थी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी के नाम से जानते हैं। इसे सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे ट्रांजिस्टर हो या डायोड, कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स के तहत डायोड के बारे में या ट्रांजिस्टर के बारे में। एक चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर बिल्ड किए जा सकते थे। परिणाम की बात करें, आकार और भी छोटा हो गया, गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, बिजली की खपत में और भी कमी हुई। मेमोरी स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज क्षमता में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। भाषा पास्कल, कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का यहाँ पर पहली बार विकास देखने को मिलता है। तृतीय पीढ़ी में हम देखते हैं कि पहले जो द्वितीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग तक सीमित था, अब अब टाइम शेयरिंग भी यहाँ पर आ गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ साथ टाइम शेयरिंग भी यहाँ पर होने लगा। उदाहरण में आप IBM 370, PDP 11 और ICL 2900 देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये आकार आ गया था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का। एक जो आपकी डेस्क होती है, इतना बड़ा आकार लेने लगे थे आपके कंप्यूटर। इसके साथ ही चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1971 से लेकर के 1985 तक था, और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और व्यक्तिगत कंप्यूटर का उदय होता है। पहली बार देखने को मिलता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि जैसे आज हम यूज कर पा रहे हैं कंप्यूटर, वो सारे कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। और इनमें क्या विशेष हुआ ये समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, एक ही चिप पर पूरा सीपीयू माउंट किया गया था। हमने देखा पहले ट्रांजिस्टर हुए, ट्रांजिस्टर को जब एक ही चिप पर बिल्ड किया गया, माउंट किया गया, तो वो आईसी बनी, और जब कई सारी आईसीज को हमने एक चिप पर माउंट किया, तब बना हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्रांतिकारी बदलाव क्या थे कि ये पर्सनल कंप्यूटर का जन्म यहीं से संभव होता है। डेस्क पर रख सकते थे, छोटा सा कंप्यूटर था, और यहाँ पर पहली बार जो है आपको सी और C++ जैसी भाषाएं देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रियल टाइम पहली बार आया, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। रियल टाइम के बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि जब भी कंप्यूटर से हमें कोई काम एक डेफिनिट टाइम पर कराना होता है, या उसका आउटपुट हमें एक डेफिनिट टाइम पर चाहिए, तब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि रेलवे या वेदर फोरकास्टिंग या एरोप्लेन में जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, वहां पर हम देख सकते हैं कि सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये देखिए छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंटेल 4004 का ये छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है, और अब कंप्यूटर का आकार यहां तक सीमित हो गया था। इसके बाद पांचवी पीढ़ी की बात करें जो 1985 से चल रही है और अब तक चल ही रही है। उधर 15 साल हो गए, इधर 25 साल हो गए, तकरीबन 40 सालों का समय हो गया, लेकिन पांचवी पीढ़ी खत्म नहीं हो रही है, और खत्म बहुत जल्द हो जाएगी। जैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने लगेगी, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, जैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी, पांचवी पीढ़ी समाप्त और छठी पीढ़ी का उदय हो जाएगा, जो इस पीढ़ी से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तो कोर तकनीकी क्या है इसमें, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लक्ष्य क्या है, ऐसे कंप्यूटर बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और सीख सकें। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ChatGPT, जेमिनाई,
या ऐसे रोबोटिक्स देख सकते हैं जो आजकल इंसानों की तरह काम करते हैं। वो खेल भी सकते हैं, वो गाना भी गा सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं और भी कई तरीके से काम कर सकते हैं। इस पीढ़ी की सबसे जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें है पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की क्षमता। अब नेचुरल लैंग्वेज कैसे? क्योंकि इसमें हम सी प्लस प्लस, जावा और डॉट नेट जैसी आधुनिक भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही ये पांचवी पीढ़ी आई, आपने देखा कि कंप्यूटर का आकार जो कभी कमरे के समान हुआ करता था वो घट करके आपके हाथ में पहनने वाली घड़ी के रूप में आ गया। सोचिए कितनी ज्यादा क्रांतिकारिता से गुजरा हुआ है ये समय कंप्यूटर के लिए। उदाहरण में आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, परम सुपर कंप्यूटर, ये तो इंडिया की बात हो रही है, नोटबुक जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटिंग का प्रभाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कैसे है आपको बताएं। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है अवतार, शायद उसका सेकंड पार्ट आया हुआ है। जो भी हो, उसका एनिमेशन देखिए आप, वो सारा का सारा एनिमेशन संभव हुआ है आपके कंप्यूटर की क्षमताओं के द्वारा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख सकते हैं आप, आंख जैसी सेंसिटिव चीज में भी लेंस को डालना, उसका ऑपरेशन करना, हार्ट की सर्जरी करना, माइंड में थेरेपी करना या वहाँ पर सर्जरी करना, ये सारे जो बहुत ही माइनर काम हैं, ये काम आपके कंप्यूटर के द्वारा ही आज के युग में संभव हो पाए हैं। यदि कंप्यूटर ना होता तो इतना गहन अध्ययन होना संभव नहीं था। रोबोटिक्स आप जानते ही हैं, एक मूवी कोई आई थी रोबोट करके रजनीकांत जी की, देख सकते हैं किस स्तर पर रोबोटिक्स का प्रयोग हुआ। संचार, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से देख सकते हैं। और विज्ञान जानते हैं आज कि डीएनए एडिटिंग जैसी तकनीकी पर भी आजकल काम हो रहा है। आगे देखते हैं विकास का सारांश एक नजर में। आपके सामने है पहली पीढ़ी, टाइम पीरियड 1940 से 56। तकनीकी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब, बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, गणना मिली सेकेंड में। दूसरी पीढ़ी 1956 से 63, ट्रांजिस्टर यूज होते थे, बड़ी अलमारी जितने कंप्यूटर होते थे, गणना माइक्रो सेकंड में। तीसरी पीढ़ी 1964 से 71, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज और छोटी डिस्क के आकार के कंप्यूटर आने लगे थे और गणना करते थे नैनो सेकंड में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 85, यूज होने लगा था माइक्रो प्रोसेसर और पीसी बहुत ही छोटी स्थिति में आ गए थे और नैनो सेकंड से भी तेज थे। अब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1985 से अब तक चल रहे हैं, एआई और यूएलएसआई पर बेस्ड है। अति सूक्ष्म, हाथ पर भी आ जाते हैं, हथेली पर भी आ जाते हैं और गणना तो आप जानते हैं पेंटाफ्लॉक्स, पिकोफ्लॉक्स इत्यादि में इनकी गणनाएं चलती है। तो ये था कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों का एक छोटा सा सारांश। कई बार पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या यूज होता था, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब। अब भविष्य की ओर अगर बात करें तो अगली छलांग क्या होगी? क्या क्वांटम कंप्यूटिंग छठी पीढ़ी की नींव रखेगी? बिल्कुल। एआई और मानव बुद्धि का भविष्य में क्या संबंध होगा, बताइएगा आप। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की एक दुनिया, एक परिचय कैसे है समझते हैं। कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत करते हैं? देखिए, कंप्यूटर को हम तीन तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पर काम कर रहा है, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है और तीसरा आकार क्या है। धीरे धीरे समझेंगे हम। आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, अब ये तीसरा क्या चीज है, तो ये भी समझिए थोड़ा सा। पहला दृष्टिकोण, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, समझते हैं। नंबर एक, एनालॉग कंप्यूटर। आपने देखा कि आप जो बाइक चलाते हैं उस पर एक मीटर लगा हुआ होता है, पुरानी बाइक,
और वो मीटर एनालॉग तरीके से काम करता है। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नापते हैं, एनालॉग तरीके से काम करता है। ऐसे बहुत सारे उपकरण आज आप देखते हैं जो एनालॉग तरीके से काम करते हैं, वहां पर कोई माइक्रो प्रोसेसर या कोई चिप यूज नहीं होती। ठीक है, ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर नापना है, तापमान नापना है, लंबाई नापनी आदि को मापकर उसके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर कार की गति को नापने के लिए। डिजिटल मत जाइएगा, डिजिटल जिसमें नंबर डिजिट के रूप में आते हैं वो नहीं है। थर्मामीटर, ऑटो गैसोलीन पंप, पेट्रोल की मात्रा और मूल्य की गणना, ये पुराने वाले की बात कर रहा हूं। हालांकि अभी जो लगे हुए हैं ऑटो गैसोलीन पंप वो डिजिटल हो गए हैं। विशेषताएं क्या होती थी? मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते थे और इनकी जो स्पीड होती थी वो काफी धीमी होती थी। दूसरी बात करें मैकेनिकल, मैकेनिज्म क्या है इसकी? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट्स पे काम करें, 0 और 1 पे काम करें, बाइनरी कोड पे काम करें, वो आपके क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। इसमें आप देख सकते हैं एप्पल स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल घड़ी, ये सारे आपके किस में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में। अच्छा, एक चीज ये भी समझिए, जो आपकी एनालॉग डिवाइस होती हैं उसमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि आपकी जो डिजिटल डिवाइस है वो डेटा को स्टोर कर सकती है। जैसे कि आपकी जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो ये तो बताएगा कि गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, लेकिन अगर आप 10 दिन बाद ये एनालिसिस करना चाहें कि किस किस दिन आपने कितनी कितनी स्पीड में कितने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो आप उस मीटर में इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डिजिटल मीटर है तो उसमें आप इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल भी हो और एनालॉग भी हो, जैसे रोबोट। रोबोट पूरी तरीके से डिजिटल नहीं होता, उसमें बहुत सारी मोटर लगी होती हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूटिलिटीज लगी होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, और उन सबको मिला करके रोबोट काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अस्पताल की ईसीजी मशीन दे सकते हैं, हार्ट में लगी होगी उसका काम होगा, या आपके हाथ में लगी होगी। अभी आप देखते हैं जो आप डिजिटल वॉच पहनते हैं उसको डायरेक्टली हाथ में लगा देते हैं और वो आपकी धड़कन को माप के दे देती है, लेकिन जो डॉक्टर पुराने तरीके से यूज करते हैं हाथ में रबड़ बैंड बांध करके और फिर नापते हैं एक स्केल पर, वो है एनालॉग तरीका। और जब दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा हाइब्रिड। वैज्ञानिक अनुसंधान के उपकरण हो गए या आधुनिक पेट्रोल पंप, ये आपके हाइब्रिड तकनीकी पर काम करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण उद्देश्य के आधार पर देख सकते हैं हम, क्या हो सकता है? जैसे अगर सामान्य पर्पस है, कंप्यूटर का सामान्य पर्पस है, जैसे पत्र तैयार करना है, वीडियो देखना है, गेम खेलना है, दस्तावेज प्रिंट करना है, तो आपका जनरल पर्पस है। लेकिन अगर आपको मौसम विज्ञान की जानकारी चाहिए, यातायात पे नियंत्रण करना है, अंतरिक्ष विज्ञान पे काम करना है, रोबोटिक्स पे काम करना है, रेलवे सिस्टम पे काम करना है, बैंकिंग पे काम करना है, ये सारी जो है वो एक विशेष उद्देश्य के साथ कंप्यूटर डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा दृष्टिकोण करें क्षमता और भौतिक बनावट के आधार पर, क्या हो सकता है? सुपर कंप्यूटर। ये आकार में सबसे बड़े, दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका काम जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करना होता है। जैसे कि कौन से काम? मौसम की भविष्यवाणी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पूरे वायुमंडल का अध्ययन करना होता है इनको एक टाइम पर। ठीक है, तभी वो सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, एक सेकंड की देर हुई नहीं कि सारा मैटर इधर का उधर हो जाएगा। जितने भी परमाणु अनुसंधान की बात हो या जिस देशों के पास परमाणु बम रखे हुए हैं उनको आप नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं संभाल सकते। जटिल सिमुलेशन के काम हो, कॉम्प्लेक्स गणनाएं करनी हो, वहां भी क्या होता है? हजारों प्रोसेस एक साथ आपस में जुड़े होते हैं। प्रोसेसर, हजारों प्रोसेसर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ये देख ही सकते हैं आप। ये सारे प्रोसेसर्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक ही सिचुएशन पे काम करेंगे, जैसे उनको कोई इनपुट मिलेगा उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। गति की बात करें तो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसमें आपकी इसकी गति मापी जाती है।
फिर बात करें मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की, तो आकार में बहुत बड़े कंप्यूटर जिनमें अत्यधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सके, तीव्र प्रोसेस हो, 24 घंटे काम करें, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जा सकता है। कोई बड़ी संस्था है, कोई बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लाखों या हजारों एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, वहां पर उन सब का डेटा रखना, उनको व्यवस्थित करना, ये सारा काम आप मेन फ्रेम कंप्यूटर से कर सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे, आरक्षण इत्यादि। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तेज होती है इनकी गति, मेमोरी वाले होते हैं, मल्टी यूजर सपोर्ट करते हैं, जैसे यातायात में आरक्षण प्रणाली या बैंकों में बैंकिंग के कार्य। बाकी माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, आपके पर्सनल कंप्यूटर तो बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आप यूज ही करते हैं। सब कुछ एक साथ आपका स्मार्टफोन कैसे काम करता है देख सकते हैं आप। और आज हमने क्या क्या सीखा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर को आकार के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे और कंप्यूटर को उसके उद्देश्यों के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों, ये क्लास बेहद सिंपल क्लास थी, जिसमें एक बेसिक नॉलेज क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। डिटेल्ड और स्पेसिफिक क्लास आपको अगले टर्म में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए वेदांत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।